गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको मालूम है सर कि आज का जो क्लास होने वाला है ना वो बायोलॉजी का क्लास होने वाला है। और आज की क्लास में आपको ऐसे ऐसे बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा और हमें कोई शक ही नहीं कि वो नहीं आएगा। आते हैं सर, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना वो आपके सामने हम रख दिए हैं सर, लेकिन और बहुत सारा क्वेश्चन है और मैं कहूंगा ना आपको रटने की जरूरत नहीं है सर। बायोलॉजी यानी साइंस और मैथ आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सर, ये मैंने सोचा और ये मैं करके रहूंगा। आइएगा सर, देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आपके एग्जाम में बहुत कम समय नहीं के बराबर है। इसके लिए सर मैंने आप सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि साइंस का मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करवाया हूं सर, यानी 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन करवाया हूं सर। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका प्लेलिस्ट का, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना और उसका एक टॉप 100 क्वेश्चन का लघु प्लस दीर्घोत्तरीय का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा सर। 20 से 21 वीडियो है, वो जाकर के पूरा वीडियो देख लो। मैं कहूंगा सर कि उससे बाहर नहीं आएगा। और आज की क्लास में सब लोग कह रहा था कि सर बायोलॉजी का बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, और मैंने भी कह रहा था कि सच में बायोलॉजी का कम क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज जो आपका दूर था वो मैंने आपको दूर को खत्म कर दिया हूं सर। तो मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं सर अपनी दुनिया में, और आज की दुनिया जो है सर वो बेहतरीन दुनिया है। आज की दुनिया आपको जिंदगी में ऐसा कभी दुनिया नहीं मिलने वाला है सर। जब शादी होगा तभी इससे बेहतर दुनिया मिलेगा, जब जॉब लगेगा सर तभी इससे बेहतर दुनिया आपको मिलेगा सर। हाँ, जॉब लगने के लिए आपको सर इससे आपको पहले झेलना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले ग्रीन हाउस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक साल आता है, तभी बढ़िया नंबर आएगा, तभी ना जॉब लगेगा, तभी ना बढ़िया मिलेगी भी। आते हैं सर आपको सीधे अपनी दुनिया में लेकर के। सर एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जाता है सर, और आपको सारा नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पे जाता है। और सबसे पहली बात है ना सर कि मेरा प्रयास सर लगातार पिछले 2 वर्षों से मेरा लगातार प्रयास ये है सर कि आपके एग्जाम के आधा घंटा पहले मैं कुछ ना कुछ डाल देता हूं सर, तो वो टेलीग्राम पे ही जाता है। टेलीग्राम आपको नीचे चल रहा होगा सर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या टेलीग्राम पे जाकर के आपको सर्च करना है @संदीप। क्या सर्च करना है सर? @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक नो। आते हैं सर आज की अपनी दुनिया में लेकर के। आज की दुनिया तो बेहतरीन दुनिया सर। कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में रहेगा, यानी लघु उत्तरीय में ये पूछेगा। अच्छा, जब वो लघु उत्तरीय में पूछेगा तो इतने सुख आंसर देंगे नानू, इतना आंसर देंगे, हाँ इतना। अब देखो सर ना, कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्या कर, मेरे साथ एक बार बोलो, क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक 3 गो है। कितना है सर? ये 3 कारक है। कितने कारक है? 3 कारक है। पहला क्या है सर? तो आपका पहला है ना जल वाष्प है, दूसरा क्या है सर? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा तीसरा क्या है? ओजोन है, ठीक ना। इस पर मैं आपको इतना अच्छा तरीका से चर्चा करूंगा ना सर कि आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। आना, कहता है ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक जल वाष्प। पहला कौन सा कारक है? जल वाष्प। कौन सा कारक है? जल वाष्प। दूसरा क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा कौन सा है? ओजोन, है ना। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रभाव में अधिक योगदान देती है, ठीक ना। अब देखो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जो देता है ना वो कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। और इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर देना, तभी तक कहोगे ढिंक चका। हाँ, ऐसे ढिंक चका नहीं करोगे। आना, कहता है ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मेरे साथ बोलो, मेरा मां सरस्वती का कसम में चला। सबसे पहले कमेंट जय हो लिख करके कर दो, मां सरस्वती का नाम लेकर के कमेंट कर दो सर। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, तभी तो मां सरस्वती तेरे पे सवार होगा सर। जब मां सरस्वती तुम्हारे पे हाथ फेर देगा ना तो तुम कहाँ चले जाओगे उसका पता भी नहीं चलेगा सर, क्योंकि सब कुछ तो मां सरस्वती का ही दिया हुआ है ना। आना, तो एक बार मेरे साथ बोलो सर, जहां पे बैठा हुआ वहीं से बोलना। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला का नाम लो, हम नहीं लेंगे, तू सब लो, जल वाष्प। दूसरा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा कौन है? ओजोन, है ना सर। अब इसमें से जब ये 3 गो के थ्रू जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन के थ्रू क्या करता है? ग्रीन हाउस को प्रभावित करने के कारक है, ठीक ना। तो कहता है ग्रीन हाउस
हाउस को प्रभावित करने वाले कारक जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा ओजोन है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रभाव में अधिक योगदान देती है। तो सबसे अधिक योगदान कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक योगदान कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब लिखना नीचे का ना, क्यों सबसे अधिक योगदान ये देता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक समान रूप से वितरित है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? तो एक समान रूप से क्या सर? वितरित है, ठीक ना। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक समान रूप से क्या है? तो वितरित है। क्या है? वितरित है, ठीक ना। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक समान रूप से क्या है? वितरित है, इसके विपरीत, अब इसका विपरीत, कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत, इसके विपरीत जल वाष्प केवल पृथ्वी की सतह के निकट पाई जाती है। अब देखो सर, इसके विपरीत, किसके विपरीत? तो कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत, इसके विपरीत जल वाष्प केवल पृथ्वी की सतह के निकट पाई जाती है। पृथ्वी के सतह के निकट पाई जाती है। ओजोन, अब देखो सर, मैंने जल वाष्प का चर्चा कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने चर्चा कर दिया, ओजोन बच गया है। और ओजोन जो है ना सर, ओजोन को O3 बोलते हैं। ओजोन वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है, ठीक ना। तो ओजोन जो है वो वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है। ओजोन जो है वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है। और हमारा क्या है सर? इसकी विपरीत जल वाष्प केवल पृथ्वी के सतह के निकट पाई जाती है, ठीक ना। तो एक बार मेरे साथ बोलना है सर, आपको रटना नहीं, आपको समझना है। मेरे पास अगर थोड़ा सा समय होता ना तो आपके खून में दौड़ा को साइंस को मारते। कहता है ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रभाव में अधिक योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रभाव में क्या करता है? सबसे अधिक योगदान देता है, ठीक ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक समान रूप से वितरित है। क्या है सर? एक समान रूप से क्या वितरित है। इसके विपरीत है, ये वितरित है, इसके विपरीत, कारण इसके विपरीत जल वाष्प केवल पृथ्वी के सतह के निकट पाई जाती है। ओजोन O3 वायुमंडल के उच्च स्तरों में पाई जाती है। तो अब इसको सर क्या करना आपको ना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। अब इसको क्या कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे और एक बार कॉपी में लिखना है, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं। इसको जा करके एक बार कॉपी में लिख लेना है, दोबारा फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। फिर जाकर के सीधे आपको एग्जाम सेंटर पर लिखना होगा, यही क्वेश्चन आएगा सर, ठीक ना। मतलब सर सारे का सारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं सर, मेरा प्रयास रखना कि वो आएगा। तो अब लेकर के चलता हूं सर आप सबको बीच अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर, देखिए अगला क्वेश्चन पता है क्या कहता है? जब जब तुझको देखूं तो है ना सर। बाकी इधर आइएगा, बाकी इधर देखिए, हमको मत देखिए, इधर देखिए, क्योंकि मैं तो स्मार्ट हूं नहीं सर। हाँ, हमको देखेगा तो तुम्हारा स्मार्ट खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमको मत देखो, इसको देखो। आना कहता है क्या सर? कहता है गुण सूत्र के 2 कार्यों को लिखे। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना सर वो लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबरिया में पूछेगा, 5 नंबरिया का क्वेश्चन ये दोनों नहीं है, ठीक ना। इसके बाद जो है ना सर वो डीएनए का क्वेश्चन, इसके बाद देखा और 5 नंबरिया का क्वेश्चन है सर। यानी आज का क्लास में ना बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, इसके बाद देखना और बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ना सर कि गुण सूत्र के 2 कार्यों को लिखो। अच्छा, गुण सूत्र का 2 कार्य कौन कौन सा है, इसको हमको क्या करना है? लिखना है। कहता है गुण सूत्र वंशागति का भौतिक आधार है। क्या है सर? गुण सूत्र क्या है? वंशागति का भौतिक आधार है, ठीक ना। तो गुण सूत्र क्या है? मेरे साथ बोलो, वंशागति का क्या है? भौतिक आधार है। थैंक यू, लव यू। ऐसा ही भाई को प्यार आशीर्वाद बनाए रखे, ठीक ना। ठीक है। आना कहता है गुण सूत्र क्या है? तो वंशागति का भौतिक आधार है। क्या है सर? वंशागति का भौतिक आधार है, ठीक ना। आना अगला 2 नंबर क्या है सर इसका? कहता है गुण सूत्र पर स्थित जीन। क्या सर? जीन। क्या सर? जीन। क्या सर? जीन। क्या सर? जीन। हाँ, गुण सूत्र पर स्थित जीन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। अब देखो सर ने कहता है ये फलाना बन से खराब है, सब पागले है ना, बोलता गांव देहात में बोलता है ना, वो बिगाड़ा है उस काम को, उसका सब घर में वही करता है, उसका बन से खराब है बोलता है ना। तो यही बात है सर, इसी के कारण होता है, गुण सूत्र के कारण होता है, ठीक ना। तो अब आपके गांव टोले मोहल्ले में अगर कोई बोलेगा ना कि इसका, अगर किसी को कोई बोल दिया ना कि इसका बंसे में सब पागले है,
तो तू कहना ए पागल नहीं, ये गुणसूत्र के वजह से ऐसे होता है, ठीक ना। तब तू रखेगा रे तू तो बड़का डॉक्टर बन गया आना, है ना सर। तो क्या होता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है गुणसूत्र के दो कार्यों के लिखो, तो पहला कार्य क्या है सर, तो गुणसूत्र वंशागति का भौतिक आधार है। दूसरा क्या है सर, तो वंशागति जो वंशा मतलब वंश के अनुसार से होता है ना, उसे को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक ना। दूसरा गुणसूत्र पर स्थित जीन, क्या सर, गुणसूत्र पर स्थित जीन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं, ठीक ना। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, जैव विकास की आधुनिक धारणा व्यक्त करे, या फिर यहां पर हो सकता था कि आधुनिक धारणा क्या है, या फिर कहेगा वक्त करे, या फिर कह सकता था क्वेश्चन सर कि जैव विकास की आधुनिक धारणा को लिखे। ये क्वेश्चन 3 तरीका से पूछ सकता है, ठीक ना। और जैव विकास की आधुनिक धारणा क्या है, कितना लोग इसे यहाँ पर हमने व्यक्त लिखा दिया, तो ये जानता है एग्जाम सेंटर पे क्या सोचेगा, लड़की लोग तो आज सोचेगी अरे संदीप मास्टर लिखा था वक्त व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पर पूछ दिया क्या है, इसका आंसर अब दूसरा होगा। ज्यादा सोचबा ज्यादा नोचबा। हाँ अब देखो मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे सामने में हैं, सपोज एडवानी आपका नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में पी से नाम लिया, कितने बच्चे का कमेंट आया सर पी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है क्या है पी से। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। सपोज डेट मानो सर ना पी से मेरा भाई का नाम है, ठीक ना। आना मैंने से किसी को बुलाया, सपोज डेट खाना खा लोगे, खाना खाओगे क्या, नहीं। खाना खाएबे का, ना। भूख नहीं लगा का, तीनों चीज का अर्थ एक ही को बता रहा है। भूख नहीं लगा क्या, इसका मतलब तुम खाना खा लो, भूख तुमको भी नहीं लगा। खाना खाएबे का एक ही अर्थ है, खाना खा लो। खाना अभी तक नहीं खाया क्या, एक ही अर्थ है, फिर नहीं खाया तो खा लो। तो सबका अर्थ क्या है सर, एक ही निकल रहा है। तो यही बात ये है, जैव विकास की आधुनिक धारणा व्यक्त करे, या फिर आधुनिक धारणा क्या, या फिर आधुनिक धारणा को लिखे। अगर ये 3 तरीका में से एक तरीका से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। फिर मत हमको गाली देना कि मास्टर भाई भी चीज तो बतेबे नहीं किया था। आना कहता है क्या सर कि जैव विकास की आधुनिक धारणा के अनुसार जीव, तो जैव विकास के आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, जीवों में क्या सर, आनुवांशिकता, कौमा विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। अच्छा, नई जातियों का निर्माण, मेन मकसद जो है ना सर, जैव विकास की जो आधुनिक का जो मेन मकसद है वो नई जातियों का विकास करना, नई जातियों के करना, विकास करना। तो जैव विकास की आधुनिक धारणा का मेन मकसद है कि नई जातियों का विकास करना। कहता है जैव विकास की आधुनिक धारणा, जैव विकास की आधुनिक धारणा के अनुसार, किसमें, जीवों में, है ना सर। आनुवांशिकता कौमा क्या सर, बोलो मेरे साथ, विभिन्नताओं तथा क्या सर है, कसम है मेरा बोलना, प्राकृतिक वर्ण, थैंक यू, तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का क्या होता है सर, निर्माण होता है, ठीक ना। तो नई जातियों का निर्माण के लिए सर हमारा आनुवांशिकता होनी चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, प्राकृतिक वर्ण होनी चाहिए। और गांव में अब सबको जाके समझा देना, गांव समाज में, कि हम नई जातियों का विकास कर लेंगे। छोटे कास्ट के लोग जिसको इज्जत नहीं देता है ना, तो बोलना ना कि हम नई जाति का विकास कर लेंगे। कहेगा कैसे रे, तू नई जाति बनेगा कैसे। तो हम जानते हैं जब आनुवांशिकता मिलता है, विभिन्नता होती है, और प्राकृतिक वर्ण, जब तीनों एक दूसरे के संपर्क में आता है, तो नई जातियों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसका मुख्य किसके कारण, जैव विकास के कारण, है ना। तो गांव में समझा देना ये बात कि अब जाति प्रथा हटा दो, हाँ भेदभाव हटा दो। क्योंकि सर जातियों, इंसान में जाति नहीं होता सर, जाति जानवरों में होता है सर, ठीक ना। क्योंकि जाति को अगर कोई जानवर, अगर मान लो कि बहुत सारा प्रकार का जानवर है, ठीक ना। यहाँ पे आपका डॉग भी है, मतलब बिल्ली भी है, डॉग भी है मतलब कुत्ता भी है, भैंस भी है, बैल भी है। सबको पानी से निकाल करके पानी में डालेंगे, और सबको पानी से निकाल करके सूखे स्थान पे चलाएंगे, तो सबका पैर का जो खुड़िया होता है ना, पैर का जो छापा पड़ता है ना, उससे पता चल जाएगा कि ये तो बिल्ली का छोटा पैर वाला खुड़िया तो बिल्ली का है, ये हाथी का है बड़का खुड़िए भैंस का है। लेकिन सब इंसान अगर पानी से निकलेगा और सूखे पर चलेगा, तो सबका क्या, पैरों के निशान से पहचान पाएगा कि ये पासवान जाति का, ये यादव जाति का, ये सिंह जाति का है, ये मुस्लिम कास्ट का है, कोई पहचान पाएगा नहीं ना, पहचान पाएगा। तो इसलिए सर जाति जो होता है वो इंसान में नहीं होता, जाति जानवरों में होता है।
आना। इसलिए सर सभी समाज में जाकर के समझा देना, क्योंकि कहा जाता है शिक्षित लोग ही समाज को बदल सकता है। तो आप लोग शिक्षित हैं तो आप लोग समाज को बदल सकते हैं, आपके अंदर इतना आ जाएगा ताकत सर। आना कहता है जैव विकास की आधुनिक धारणाओं को व्यक्त करें। तो जैव विकास की आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रियाओं से नई जातियों का निर्माण होता है। तो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, तो पहला मैंने आपको पढ़ाया गुणसूत्र के 2 कार्यों की लिखो, फिर मैंने आपको पढ़ाया जैव विकास की आधुनिक धारणा को व्यक्त करो। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया सर, ग्रीन हाउस पढ़ाया ना। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो पता कहेगा कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। आना सर अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए डीएनए, किसका नाम लिया, डीएनए। बोला था कि डीएनए खराब है, पता है किसको बोला था डीएनए खराब है, तो उसको मालूम हो गया। और उसका नाम कमेंट मत करिएगा उस सब चीज़ का, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं होता है सर। यहाँ पर हम लोग शिक्षा बांटते हैं और यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी चीज़ होता है सर मैं सारे बताता हूँ, लेकिन डीएनए का मैंने नाम लिया तो उस चीज़ को मुझे याद आ गया, ठीक ना। आना कहता है सर कि डीएनए, थोड़ा सा डीएनए क्या नाम है, डीएनए। सबसे पहली बात है कि डीएनए क्या है, डीएनए किसे कहते हैं, डीएनए से आप क्या समझते हैं, डीएनए को वर्णन करें। अगर तीनों चीज एग्जाम में पूछेगा, कहेगा डीएनए क्या है तो भी यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पूछेगा डीएनए से आप क्या समझते हैं तो भी यहाँ से यहाँ लिखेंगे, कहेगा डीएनए को वर्णन करें तो भी यहाँ से यहाँ लिखेंगे, अगर कहेगा डीएनए को व्याख्या करें तो भी यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे, ठीक है ना सर। लेकिन कहेगा गुरुजी, हम कहेंगे का माता कलकलाता है, हम कहेंगे किधर है, तो पिछुआ कलकलाता है। इसका मतलब पिछुआ कलकला रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। हम कहेंगे तू हमरा पढ़ाने दे, इसका तुम अगुआ कलकलाएगा। हाँ अब देखो सर, अगुआ कलकलाएगा इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है। कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है सर, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। ये एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सर, ये पूछा हुआ भी है, ठीक ना। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है सर, मेरे साथ बोलेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। तो अब डीएनए का पूरा नाम क्या है सर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। एक बार मेरे साथ बोलो सर, जय हो, कमेंट करके मेरे साथ बोलो एक बार, मेरे जवानों, मेरे शेर बहादुर, एक साथ मेरे साथ बोलो। कहेगा सर डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना सर। हाँ कंप्लीट, थैंक यू। यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है, ठीक ना। डीएनए जो होता है ना सर, वो गुणसूत्र का क्या होता है, मुख्य घटक होता है, ठीक ना। डीएनए क्या होता है, तो यह मुख्य डीएनए क्या होता है, तो गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है, साथ ही आनुवांशिक सूचना का वाहक भी है, ठीक ना। डीएनए जो है सर वो साथ ही आनुवांशिक सूचना का वाहक भी है, ठीक ना। तो डीएनए क्या है सर, आनुवांशिक सूचना का वाहक भी है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का मतलब जो होता है ना सर, यह गुणसूत्र का मुख्य घटक है, ठीक ना। डीएनए कहता है यह साथ ही आनुवांशिक सूचना का वाहक भी है, ठीक ना। अब पैराग्राफ चेंज करना है, इसका नीचे वाला लाइन से लिखना है कि सर्वप्रथम में किसके द्वारा, फेडरिक के द्वारा, किसके द्वारा, फेडरिक मिश्रा है ना, फेडरिक मिश्रा किसके द्वारा, सर्वप्रथम फेडरिक मिश्रा जी के द्वारा हमारा डीएनए का खोज किया गया है, ठीक ना। तो सर्वप्रथम फेडरिक मिश्रा ने 1969 में यानी 1869 में परसा यानी पस कोशिकाओं के केंद्रक से डीएनए का खोज किया। कहाँ से किया है, तो सर पस कोशिकाओं से, सिर्फ मत बोलना है कोशिकाओं, बोलना है पस कोशिकाओं से डीएनए का खोज किया, ठीक ना। इसका नाम न्यूक्लिक रखा। अब जब वो डीएनए का खोज किया तो इसका नाम क्या रखा सर, न्यूक्लिक रखा। और इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, नाभिक अम्ल भी कहते हैं सर। यहाँ से यहाँ तक लिख देना, आपको कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी सर। तो एक बार मेरे साथ बोलना है आप सभी को, डीएनए क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक ना। यह गुणसूत्र का कैसा घटक है, डीएनए गुणसूत्र का कैसा घटक है, तो मुख्य घटक है। डीएनए साथ ही यह आनुवांशिक सूचना का क्या है सर, वाहक है, ठीक ना। सर्वप्रथम फेडरिक क्या मिश्रा कब खोज किया था, सन 1869 में है ना, यानी 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं
के केंद्रक से डीएनए का खोज किया। कहाँ से किया है? तब पस कोशिकाओं के केंद्रक से डीएनए का खोज किया, ठीक ना। इसका नाम न्यूक्लिक रखा। जब वो डीएनए का खोज किया तो इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक रखा। इसी को हम लोग नाभिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना, नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक? अब अगला क्वेश्चन जो है ना सर वो बड़ा ही मजेदार है, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ गौर करना। रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। चलिए आइए सर देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक ना, और ये लघुत्तरीय में ही पूछता है सर, दीर्घोत्तरीय में नहीं पूछता है। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ सर कि मैंने टॉप 10 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय के मैंने करवाया था, ठीक ना। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे ना वो क्वेश्चन को, तो जाकर के सर्च करिएगा यूट्यूब पे, तो टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक ना, टॉप 10 क्वेश्चन 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरीय साइंस, एसके साइंस क्लासेस या संदीप सर लिखना, वो आ जाएगा वीडियो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना 100 क्वेश्चन वाला में उसका भी लिंक होगा, ठीक ना, आना या फिर सर्च कर लेना। कहता शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीवों में अंतर क्या है सर? शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीवों में क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर है, लेकिन सर ये 2 नंबर का है तो सिर्फ दोनों का परिभाषा लिख देंगे। या फिर अगर यही क्वेश्चन पूछता कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव से आप क्या समझते हैं, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव से आप क्या समझते हैं, या फिर अगर यही क्वेश्चन पूछता कि शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव क्या है, ठीक ना सर, तो बस यही चीज हम लिखते जो अभी लिखे हुए हैं, ठीक ना। कहता सर शाकाहारी जीव क्या होते हैं? कहता है वो जीव जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं, ठीक ना। वो जीव जो अपना भोजन पौधे के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। कहता है वो जीव जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं, ठीक ना। मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? तो वो जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं सर। क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं, ठीक ना। तो जो अपना भोजन किसके रूप में? पौधों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। और जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो पौधे के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी, और जो दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं सर। तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में अंतर आप समझ पाए हैं? तो कहता है शाकाहारी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन केवल पौधों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव। और जो अपना भोजन दूसरे जीवों के रूप में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं सर, ठीक ना। तो मांसाहारी और शाकाहारी जीवों में अंतर क्या है? क्वेश्चन ये पूछेगा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता था कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव क्या है, मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव क्या है, या फिर भी पूछ सकता था कि शाकाहारी और मांसाहारी जीवों से आप क्या समझते हैं, या फिर ये भी पूछ सकता था कि शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव को वर्णन करें, मतलब लिखे, ठीक ना सर। तो ये भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आज हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट मैंने कर दिया सर, और अगले क्लास चलेगा। इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को कि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया सर, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। आप सबका शुक्रगुजार, जिंदगी में कभी नहीं आप सबका मैं सर कीमत चुका पाऊंगा। बस पढ़ाई के सिवा जो मैं आप सबको दे दूं वही मेरी बड़प्पन है सर, और आप सबने मुझे प्यार किया ये तो मेरी बड़प्पन है। थैंक यू सर, लव यू। ऐसा ही भाई को सपोर्ट करते रहें, और आप सबके लिए मैं सर खून की कतरा बेचने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता सर, मैंने यही ठाना है कि आप सबको सफल बनाऊंगा तभी मैं सफल हो पाऊंगा सर। बस यही मैं ठान करके पढ़ाता हूँ। तो थैंक यू सर, आप सब मेरे भाई के जैसे हैं। थैंक यू, लव यू।